तो पब्लिक की खबर में आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्यार और उसमें मिले धोखे की, यानी कि विश्वासघात। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मुझे साहिर लुधियानवी की ये लाइनें आज इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि टूटते रिश्तों को लेकर एक सोच हुआ करती थी कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। और मौजूदा हालात में प्यार का अंजाम फ्रिज बनता जा रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के देवास से आई घटना झकझोर देने वाली है। देवास की प्रेम कहानी में फ्रिज के अंदर प्रेमिका का 10 महीने पुराना शव मिला। आरोपी का कबूलनामा सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। और ये कहानी सिर्फ देवास की नहीं, देश भर से ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं। लिव इन रिश्तों का ऐसा अंजाम क्यों हो रहा है, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लिव इन में रहे 5 साल, फिर जागी शादी की आस। गर्लफ्रेंड ने बनाया दबाव। 10 महीने बाद फ्रिज में मिली लाश। देवास की वृंदावन धाम कॉलोनी में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक मकान से लाश मिलने की खबर है और यह भी बताया जा रहा है कि ये लाश जो है महिला की है, डेड बॉडी। मोहब्बत में मिली मौत की ये सच्ची कहानी है उज्जैन और देवास की। 5 साल पहले उज्जैन से शुरू हुई प्रतिभा और संजय की प्रेम कहानी का अंत देवास में बेहद खौफनाक तरीके से हुआ। तारीख 10 जनवरी 2025, जगह देवास। वृंदावन धाम कॉलोनी में फ्रिज में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। कॉलोनी की एक गली में एक घर के एक कमरे में फ्रिज के अंदर एक युवती की लाश मिली। लाश 10 महीने पुरानी थी। काफ़ी लंबे समय तक ये कमरे लॉक रहे। बलवीर जो अभी वर्तमान किराएदार हैं, उनके द्वारा कल इन कमरों को खोला गया था और आज सुबह जब उसमें एक रेफ्रिजरेटर को ये चेक कर रहे थे तो उसमें से महिला की बॉडी मिली। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर एक अलग से टीम गठित की गई और संजय पाटीदार को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो संजय पाटीदार ने अपना अपराध कबूला और संजय पाटीदार के द्वारा जो तथ्य बताए गए कि महिला जो है प्रतिभा और पिंकी प्रजापति हैं, उसके साथ संजय पाटीदार विगत 5 वर्षों से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। प्रतिभा ने संजय पर शादी का दबाव बनाया तो उसने प्रेमिका का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी युवती की लाश को फ्रिज में रखकर वो फरार हो गया। कमरे में बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। जनवरी 2024 में प्रतिभा मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी। उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपने साथी विनोद दवे के साथ मिलकर मैंने उसकी हत्या की साजिश रची। मार्च के महीने में प्रतिभा की हत्या कर लाश को फ्रिज में छिपा दिया, जिसके बाद जून 2024 में किराए के मकान को खाली कर दिया था। लेकिन मास्टर बेडरूम और स्टडी रूम में ताला डालकर मकान मालिक को ये भरोसा दिलाया था कि कुछ दिनों में सामान लेकर जाऊंगा। 10 महीने तक आरोपी मकान मालिक को गुमराह करता रहा। नए किराएदार ने मकान मालिक की परमिशन से ताला तोड़ा तो मामले का खुलासा हुआ। आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और बेटी की शादी के बाद प्रेमिका की लाश को ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही देवास पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमिताभ शुक्ल, बंसल न्यूज, देवास। पुलिस जांच के बाद विस्तृत जो रिपोर्ट है वो मीडिया के साथ शेयर करेगी। फिलहाल जांच पड़ताल यहां पर जारी है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। तो देखिए, आपने पूरी रिपोर्ट देखी, लेकिन इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर बंसल न्यूज के कुछ बड़े सवाल भी हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या दूसरे देशों के मुकाबले भारत में लिव इन असफल क्यों हो रहा है, ये सवाल। दूसरा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या ज्यादातर युवा शादी को दबाव और उलझन मानते हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या परिवार का स्वीकार ना करना बढ़ते लिव इन की वजह है। चौथा और आखिरी सवाल यह है कि क्या लिव इन में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की तादाद ज्यादा है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं।
देखिए, अगर प्यार की बात कर ली जाए तो प्यार बेहद ही खूबसूरत सा एहसास कहा जाता है। और जब किसी को प्यार होता है तो तमाम ऐसे लोग होते हैं जो कि एक साथ रहने के लिए कहीं ना कहीं सोचते हैं और उसके बाद में लिव इन में भी रहते हैं। लेकिन लिव इन में रहने के दौरान इस प्रकार की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उससे कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे। अब इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, मनोचिकित्सक है, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। उसके साथ ही रिटायर्ड डीएसपी है हमारे साथ में शरद दुबे, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सत्यकांत जी आपसे ही करना चाहूंगी। कहते हैं कि जो व्यक्ति प्यार में होता है वो कभी गलत करना तो क्या, गलत सोच भी नहीं सकता है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति इन तमाम मामलों से निकलकर सामने आई है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इसे एक मनोविकार कहा जाए और आखिर क्यों? सर, आपका ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं ये जी कह जी, रहा हूँ अब आ कि रही है, ऐसी बोलिए। हर घटना को मानसिक विकार से जोड़ देने से कहीं ना कहीं अपराधियों को कानूनी रूप से एक सहायता मिल सकती है। लेकिन जो ये घटना है ये एक गंभीर और जघन्य अपराध की ओर हमारा ध्यानाकर्षण करता है, जी जिसमें गहरी कुंठा, उनका असामान्य व्यवहार, उनका उनके सोचने समझने का तरीका और हाँ, मानसिक विकार भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन केवल मानसिक विकार कह देना बिल्कुल गलत होगा। तो जी कुछ लोगों में एक टेंडेंसी होती है जिसे हम नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी बोलते हैं, और ये लोग रिलेशनशिप में हमेशा कंट्रोल की भावना को करना चाहते हैं, और जैसे ही कंट्रोल उनके हाथ से बाहर जाता हुआ दिखता है, उन्हें फील होता है, तो वो ऐसे जघन्य अपराध करने में भी नहीं चूकते, क्योंकि उनका जो बेसिक नीड होता है वो कंट्रोल करने का होता है। जी दूसरी बात ये है कि कई बार इनके हिसाब से रिलेशनशिप में अगर इन्हें अपने पार्टनर पर डाउट होता है, चरित्र पर संदेह होता है, या ऐसा लगता है कि कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ होने वाला होता है, तो ये उसे मारने से भी नहीं चूकते। साथ ही साथ अगर हम एनालिसिस करें तो नशे का उपयोग होना, खासकर जो ड्राई नशे हैं, उनके उपयोग से भी जघन्य अपराधों की जो चांसेस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरा बंसल न्यूज के माध्यम से प्रशासन से भी विनम्र अपील है कि यहाँ पर मानसिक विकारों को अलग रखते हुए इसे एक अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए। बिल्कुल। और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि सबसे बड़ी वजह ये कि अपने पार्टनर पर कंट्रोल, जब अपना पार्टनर कंट्रोल नहीं कर पाता है या फिर कंट्रोल नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उत्तेजित हो जाते हैं, उसके बाद में उसकी हत्या तक कर दी जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास में। शरद जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शरद जी, जिस प्रकार से तमाम जो घटनाएं देखने को मिल रही है इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार बताइए। जितना परिवर्तन वर्तमान युग में आया है, जैसे जनरेशन जी और जनरेशन बीटा, अपन कई जनरेशन्स की बात करते हैं, धैर्य नाम की चीज हमारे जीवन से जाती रही। चूंकि ज्वाइंट परिवार खत्म हो गए तो धैर्य नाम की चीज जाती रही। अब जहाँ तक शादी की बात है तो शादी के अंदर महत्वपूर्ण ये हो गया है कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, प्री वेडिंग शूट हो रहा है, शो ऑफ इतना ज्यादा हो गया है कि जिसके अंदर की वो जो वास्तविक धरातल है उसके बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है। रह गई बात काउंसलिंग की, कई देशों ने शुरू कर दिया है कि मैरिज के पहले ही काउंसलिंग होना चाहिए कि उन जी लोगों की क्या इच्छाएं हैं और कौन कौन सी चीजों में उनके विचार मिलते हैं, किन किन में नहीं मिलते हैं, जिनमें नहीं मिलते हैं तो उनको कैसे मिलाया जाए। जहां भोपाल में पहले एक फैमिली कोर्ट हुआ करती थी, आज यहाँ पर 5 फैमिली कोर्ट हैं। तलाक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जो अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण कर लेते हैं वो तलाक के लिए चले जाते हैं, जो नहीं नियंत्रण कर पाते हैं तो इस तरह की घटना जैसे देवास में हुई है, ये क्रोध में या सोची समझी स्कीम के तहत वो अपने पार्टनर को एलिमिनेट कर देते हैं। ये दोनों पक्षों में हो रहा है। स्त्रियां पुरुषों की भी हत्या कर रही हैं, पुरुष स्त्रियों की हत्या भी कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि काफी सारी चीजों में अंतर आ गया है। पुलिस डिटेक्शन तो कर रही है, जब से ये नए इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी आई है, सीसीटीवी कैमरे आए हैं और बाकी चीजें आई हैं, जी पुलिस का डिटेक्शन तो बढ़ गया है पर प्रिवेंशन नहीं है। आप ये देखिए कि पुलिस का सामाजिक सरोकार या किसी मोहल्ले में जान या पहचान या उनके मुखबिरों का होना, वहाँ के लोगों से उनका संपर्क, जीवंत संपर्क होना। एक आदमी 10 महीने से गायब है, उसकी निश्चित तौर से वो 10 महीने तक अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से बात करती होगी, वो महिला लोगों से मिलते जुलते होंगे। जैसे उन्होंने अभी आपने न्यूज़ में भी बताया था कि वो पड़ोसियों से ने बताया उनके संबंध अच्छे थे, जी तो इन लोगों को 10 महीने तक पता ही नहीं चला।
पुलिस ने कोई जानकारी कोशिश नहीं की, उनका बीट का आरक्षक कभी गया नहीं, कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। आजकल सबसे बड़ी, जैसे अभी अपन ने स्पा सेंटर वाले मामलों में देखा कि स्पा सेंटर के अंदर देह व्यापार का धंधा चल रहा था, तो ये जानकारी पुलिस को मिल क्यों नहीं पा रही? आप पकड़ ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर प्रश्न ये है कि आपको समय रहते सूचना मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से आपने भी कहा, तो क्या इसके लिए पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से कोई अभियान या कोई मुहिम नहीं चलाना चाहिए, ताकि तमाम जो आस-पड़ोस के लोग हैं वो भी कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाओं को अगर दिखता है तो वो एक्शन ले सकते हैं। अगर मकान मालिक की बात करें या आस-पड़ोस के लोगों की बात करें तो वो भी इस पर एक्शन ले सकते हैं। और फिलहाल एक और सर सवाल है मेरा कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है? इसके पीछे का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? नहीं, पीछे का कारण तो जो मैंने आपको शुरू में बताया कि लोगों में धैर्य की कमी हो गई है। जी। सहन शक्ति, हम जो बोल रहे हैं वही सही है, हम जो कह रहे हैं वही सही है, वही करिए आप। पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो वही करे। और वर्तमान स्थिति ऐसा है कि आज की तारीख में एक छोटा-सा बेटा भी माँ-बाप की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग एजुकेशन बहुत अच्छा दे रहे हैं, पर जहाँ तक नैतिक शिक्षा की बात हो रही, किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में नैतिक शिक्षा की भारी कमी है। वो ना तो घर में नैतिक शिक्षा पा रहा है, ना स्कूल में नैतिक शिक्षा पा रहा है, और जो वीडियो गेम्स और बाकी चीज़ों के अंदर वो इन्वॉल्व रहता है या जो उसके दोस्ती संगत रहती है, वो उन सब चीज़ों में होशियार तो हो रहे हैं, नई जनरेशन बहुत होशियार है, परंतु वो आचरण में वो नैतिकता को नहीं उतार पा रही है। दो जरा सी बात पे क्रोधित हो जाना, हम रोज तो पेपर में पढ़ रहे हैं, किसी माँ ने अपने बेटे से मोबाइल ले लिया तो उसने आत्महत्या कर ली, या किसी बाप ने या किसी ने किसी को डांट दिया तो स्कूल की छत से कूद गया। धैर्य नाम की चीज बिल्कुल नहीं समझाई जा रही है। परिवार एकजुट नहीं हो रहा है, एक दूसरे की बातों का सम्मान नहीं हो रहा है, जो पहले सम्मान था मोहल्ले में, समाज बिल्कुल, में, तो आपका परिवार। कहना है कि लोगों में धैर्य नहीं है और एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे साथ में सत्यकांत जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यकांत जी, जिस प्रकार से शरद जी ने भी बात की कि लोग आपा खो रहे हैं, धैर्य नहीं है उनके अंदर, अब ऐसे में खुद पर कैसे कंट्रोल किया जा सके, खुद को धैर्यवान कैसे बनाया जा सके और परिवार वालों की क्या भूमिका इसमें होनी चाहिए, इसको लेकर बताएं। देखिए, ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम रातों-रात अपने व्यवहार में, आचार में परिवर्तन ला सकते हैं। जी। इसकी जो शुरुआत है वो कंप्लीट जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वहाँ से इसे ध्यान देना होता है। जी। जैसा कि मैं अपने हर शोज़ में कहता आया हूँ कि दया, करुणा, प्रेम और सहिष्णुता, इन चारों गुणों का जो अभ्यास है, वो परिवारों में मुझे लगता है कि अवश्य होना चाहिए। सोशल मीडिया का जो उपयोग है, वेब सीरीज़ में जो कंटेंट परोसा जा रहा है, ये भी ऐसे अपराधों को काफ़ी ज़्यादा उकसाता है। ऐसे अगर आपने मानसिक विकार की पहले प्रश्न में बात की थी, तो अगर मैं मानसिक विकारों की बात करूँ, तो कुछ मानसिक विकार ऐसे होते हैं जैसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसे लोगों में किसी के प्रति दया की भावना नहीं होती और बल्कि उन्हें क्राइम करने में बड़ा आनंद सा फ़ील होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कैसे बदला लूँ, डिफरेंट टाइप के वो प्लान्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप की सनसनीखेज़ वारदात के बारे में पढ़ते-लिखते रहते हैं और ऐसे लोग कई बार ऐसे में इन्वॉल्व होते हैं। हालाँकि ये भी देखा गया है कि बचपन में ये खुद भी शोषण के शिकार हुए लोग होते हैं, कई बार इनके घर परिवारों में बड़े झगड़े होते हैं, माता-पिता में से कोई नशे का भी शिकार पाया जाता है, घर में हिंसा की बातों को बड़ी कॉमनली डिस्कस किया जाता है, उन सब शेपिंग का भी प्रभाव पड़ता है। तो जी। अगर हमें प्रिवेंशन में जाना है तो सबसे पहले दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता इन गुणों का अभ्यास होना चाहिए। हमारे सोशल मीडिया का यूज़ है वो रेगुलेट होना चाहिए। जो नशे की आदतें हैं उन पर लगाम होनी चाहिए कि किस प्रकार से नशा परिवार में कोई ना करे और अगर कोई गुस्सा, चिड़चिड़ापन या व्यवहार में बेतरतीब कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर मनोचिकित्सक से सलाह अवश्य लें ताकि उन इमोशनल डिसरेगुलेशंस को मूड स्टेबलाइजर और काउंसलिंग के माध्यम से समय पर सुधार किया जा सके क्योंकि ऐसे लोगों में मूड फ्लक्चुएशंस बहुत सारे देखे गए हैं इमोशनल डिसरेगुलेशन फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जो रोड रेज होता है आदमी उठ करके लड़ने लगता है तो मेरी जी। गाड़ी में डेंट पड़ा और वो मारपीट तक बात कई बार हत्या तक आ जाती है तो ये लोग इम्पल्सिव भी होते हैं तो ऐसा अगर घर परिवार में कोई है जो बात बात में काफी क्रोधित हो जाता है और उसके जो क्रोध को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो काफी अस्वस्थ होता है दरवाजे बंद करके पटकना मारना पीटना गाली गलौज करना या नशे का इस्तेमाल करना आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर अपने परिजन में देख सकते हैं जहां पर हम मदद के लिए आगे आ सकते हैं मनोचिकित्सक के पास।
बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि अगर इस प्रकार से अगर मूड स्विंग्स होते हैं या फिर आक्रोशित व्यक्ति है, तो इस दौरान कोशिश की जा सकती है अपने तमाम जो परिजन हैं, पड़ोसी हैं, वो उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे पहले बात करें, चाहे हम श्रद्धा केस देखें, दिल्ली का श्रद्धा केस, इसके अलावा देवास की घटना, इससे पहले मुंबई, बैंगलोर की अगर बात करी जाए, तो वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के मामले निकल कर सामने आए थे। भारत में लिव इन रिलेशनशिप लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि पश्चिमी देशों से आया। लेकिन भारत की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर वो उतना सफल नहीं हो पाया है। इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आता है? देखिए, बात सफल और असफल की करेंगे तो हम अभी फिलहाल केवल असफल जो केसेस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि एक्चुअल में सफल लिव इन रिलेशनशिप कितने हैं। जी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रिश्तों में एक दूसरे के प्रति जो बर्दाश्त करने की क्षमता है उसमें कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से जो स्टेब्लिश वैवाहिक परंपरा है या लिव इन रिलेशनशिप है, दोनों में खराबियां देखने को मिल रही हैं। जी। हमें वो लाइफ स्किल, वो सामंजस्य बनाने की जो कला है उसका अभाव होता जा रहा है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं। हम आत्ममुग्ध हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप में पूरा कंट्रोल चाहते हैं। हम जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं और साथ ही साथ डिनायल में रहते हुए अपने दूसरे पार्टनर पर सारी समस्याओं का आरोप प्रत्यारोप में ही काम चला करके खुश हो रहे हैं और रिलेशनशिप को खराब करते जा रहे हैं। तो इसलिए न केवल लिव इन बल्कि जो एस्टेब्लिश वैवाहिक संस्थाएं हैं वो भी टूट रही हैं। बिल्कुल, तो अब मैं शरद जी का रुख करूंगी और जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस प्रकार के तमाम केसेस देख रहे हैं शरद जी, लिव इन रिलेशनशिप तो है लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। ये भारत में क्यों बढ़ता जा रहा है? मेरे विचार में तो ये जो मॉडर्न एरा आ रहा है, ये जी। केवल अपने यहाँ समस्या नहीं है, ये मॉडर्न एरा की समस्या है। वर्तमान जो युग है, वर्तमान युग में हर चीज पाने की चाहत, देने की चाहत नहीं, हर कुछ पाने की चाहत, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, वो अपना टीवी, या कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग, होटलों में खाना, घर का खाना पसंद नहीं आना। माँ जी। बाप की स्थिति ये हो गई कि माँ बाप अपने बच्चों से सच बात कहने में डरने लगे हैं, क्योंकि हमने कुछ किसको कह दिया तो ये कोई घटना दुर्घटना न कर बैठे। स्थितियां, इसकी वजह ये हो रही है कि उनको नैतिक शिक्षा या नैतिक आचरण ना तो माँ बाप में देखने को मिल रहा है, जी। ना तो उनसे सीखने को मिल रहा है, ना स्कूल में इस तरह का कोई कार्यक्रम सिखाया जा रहा है। या थानों में भी जो है, पुलिस थाने हैं, पुलिस थानों के पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्कलोड है, पर कुछ काउंसलिंग सेंटर्स गवर्नमेंट खोल सकती है, जहां पर जाके आदमी अपराध होने के पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। भाई मुझे इससे डर लग रहा है, या मुझे लग रहा है कि ये मेरे साथ ऐसी घटना करेगा। पुलिस तो कहेगी जब घटना हो जाएगी, जब आप आ जाना, हम डिटेक्शन कर देंगे, हम पकड़ लेंगे। पर उसके पहले ही आदमी को आभास होने लगता है कि मेरे साथ में कुछ घटना दुर्घटना होने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी मृतका या मृतक अपने दोस्त को या अपने खास सहपाठी को या जिगरी दोस्त को ये बात ना बताए। तो सवाल उठता है, हर आदमी बचना चाहता है। इनके लिए कोई काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है जहाँ पर वो जा सकें, इन बातों को रख सकें। कई बार कहा जाता है कि आपके मन में कोई भावना आ रही है, आप उसको लिख दीजिए तो आप हल्का महसूस कर लेंगे, जी। या किसी के साथ शेयर कर लीजिए तो कर लें। आदमी आज की तारीख में इतना ज्यादा लोनली हो गया है कि वो हर चीज में खुद ही निर्णय लेने लगता है, उसकी प्लानिंग करने लगता है, उसको एक्शन के रूप में परिवर्तित करना चाहता है। 2 कदम मैं चलूँ, 2 कदम आप चलो, ऐसा नहीं है। मैं ही 2 कदम चलूंगा, आप चलोगे तो आपको हटा दूंगा रास्ते से। तो वो जो भावनाएं हैं सब चीजों में होती जा रही है, दोस्तियों में, पढ़ाई में, लिखाई में इतना कंपटीशन हो गया है, मटेरियलिस्टिक हो गया है मामला, जी। कि हर आदमी इस चीज को पा जाना चाहता है किसी भी तरीके से। और हर तरीके से अभी अपन जैसे केसेस देख रहे थे कि कितना सोना पकड़ा गया, कितनी चांदी पकड़ी गई, कितने करोड़ रुपए पकड़े गए। इनका पेट ही नहीं भरता, जिंदगी में ये इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो वो एक जो मटेरियलिस्टिक युग आ रहा है, तो अभी तो हमको और भी दर्दनाक और शर्मनाक स्थितियां देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, यदि हमने कोई शासन ने कोई इसके बारे में नहीं सोचा तो। बिल्कुल, लेकिन इस पर कंट्रोल करने की भी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक होगा शरद जी। ठीक है, सत्यकांत जी हमारे साथ में लगातार जुड़े, एक प्रतिक्रिया उनसे भी लेना चाहूंगी कि जब दो लोग प्यार करते हैं तब वो लिव इन में रहते हैं, क्योंकि साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन इसी दौरान दोनों पार्टनर एक दूसरे से इतना उब जाते हैं कि तनाव और दबाव महसूस करने लगते हैं और इसी दौरान मौत जैसे कि हत्या भी कर दी जाती है। तो इस तमाम जो सिम्टम्स है, शुरुआती सिम्टम्स को कैसे पहचाना जाए कि इस प्रकार की रिलेशनशिप में इस प्रकार की चीजें होने वाली है या ऐसा हो सकता है, उसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए क्या है कि इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो हेल्दी एग्जिट को टैबू से हटाना होगा। जो हमारे रिलेशनशिप का एग्जिट है उसमें कहीं ना कहीं एक शर्म, संकोच, कलंक का भाव है,
जिसकी वजह से लोग पिसते हुए रहते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे हैं जहाँ पर शरीर को नुकसान ना पहुंच करके मन को बड़ा नुकसान पहुंचता है। जी। मानसिक शोषण का स्त्री पुरुष शिकार हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हेल्दी एग्जिट को का नॉर्मलाइजेशन करना होगा, ताकि सही समय पर हम एग्जिट कर सकें स्वस्थ तरीके से। अदरवाइज हमें ऐसे हादसे देखने को मिलते रहेंगे। पार्टनर का बार बार इम्पल्सिव हो जाना, मैनिपुलेटिव होना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करना, जी। मुझे लगता है कई बार मानसिक शोषण करना, गैस लाइटिंग करना, झूठी बातों को सामने रखना, तो ये कुछ रेड फ्लैग साइन होते हैं जहां पर हम समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो वहां पर इंटरवीन करने से मुझे लगता है ज्यादा चीजें बेहतर होती हैं। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पर्सनालिटी की डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती हैं, कि जो सामंजस्य हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो उसमें सबसे जो कोर में होता है जी। इमोशनल डिसरेगुलेशन। मैं अपने रिजेक्शन को, मैं अपने मन की बात ना हो पाने को किस तरीके से एक्सप्रेस करता ये हूँ, कहा कैसे जा हैंडल सकता है करता हूँ, सत्यकांत जी जहां कि पर एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझना, और जब एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझा जाता है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं भी देखने को मिलती है, क्योंकि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से आहत हो जाता है और कंट्रोल करने का प्रयास करता है कि अगर मैं कह रहा हूँ उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, इस प्रकार की स्थिति भी एक सामने आती है जिस पर कंट्रोल करने की स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग करते हुए नजर आते हैं और इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, शरद जी आपका भी और सत्यकांत जी आपका भी, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जिस प्रकार के केसेस देखने को मिल रहे हैं, श्रद्धा मर्डर केस की बात करी जाए, काफी ज्यादा देश भर में इस पर हलचल मची थी। 35 टुकड़े फ्रिज में किए गए थे, फ्रिज में रखे हुए थे, उसके बाद देवास से भी ठीक इसी प्रकार का मामला निकलकर सामने आया। लगातार इस प्रकार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसे एक मनोविकार भी कहा जा सकता है और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि रिश्तों में लगातार जो खलल है वो बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है, या फिर एक दूसरे की भावनाओं को ना समझना भी एक बड़ी वजह है। तमाम ऐसे कई सारे कारण हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो खुश रहना बेहद ज्यादा जरूरी है।